नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार का जिस तरीके से आगाज़ हुआ था, बहुत लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि एक फिर बड़ी गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे थे। और हमने देखा कि आज पहले 24,750, फिर 24,700, फिर 24,650 और 24,600 का लेवल भी टूटता हुआ दिखाई दिया। 24,567 ये आज का इंट्राडे लो रहा, लेकिन उसके बाद से जो रिकवरी आई, क्या रिकवरी आई है, शानदार रिकवरी जिसे कह सकते हैं। और इंट्राडे हाई जो निफ्टी ने लगाया है कुछ देर पहले, वो लगाया है 24,869 का इंट्राडे हाई है। और निचले स्तरों से शानदार रिकवरी निफ्टी के अंदर करीब करीब अगर हम देखें 300-350 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। 88 अंकों की मजबूती अभी भी देखने को मिल रही है। 24,838 का लेवल। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बियर्स के पक्ष में है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। 1397 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। 1202 शेयरों में मजबूती देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर में बाजार में इस तरह के उतार चढ़ाव में किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या ये जो रिकवरी लोअर लेवल से आई है ये सस्टेनेबल है, क्या ये टिकाऊ है, अभी क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते के लिए क्या पोजीशन लेकर के जाएं, नहीं लेके जाएं, जो पड़े हुए हैं शेयर वो इस रिकवरी में बेच दें, कैश पर आ जाएं। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले बहुत सारे इवेंट हैं अगले हफ्ते के लिए भी, उन पर भी एक सरसरी निगाह जरा डाल लेते हैं। अगले हफ्ते के लिए बड़े ट्रिगर क्या कुछ होने वाले, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। जरा एक मिनट जरा फटाफट स्क्रीन दिखा दीजिए, उसके बाद से फिर जो है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सोमवार को आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक कोटक के नतीजे जो आएंगे सैटरडे संडे में, उसका नतीजा आएगा। इसके अलावा चीन के जो वित्त मंत्री हैं उनकी बैठक जो होनी है उस पर भी नज़रें रहेंगी कि वहाँ पर क्या फर्दर जो है स्टिमुलस पैकेज को लेकर के कुछ बातचीत होती है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के कोई अगर अपडेट आती है वो भी अगले हफ्ते बाज़ार को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगी। इसके अलावा जो है 28 अक्टूबर को जो है बोनस की तारीख का रिकॉर्ड डे है, और रिलायंस के शेयर पर जो है वो नतीजे अगले हफ्ते जो है ख़ासतौर से निगाहें रहेंगी। तो ये तमाम ये जो दो महत्वपूर्ण इवेंट हैं। इसके अलावा नतीजे कौन कौन से बड़े हैं, सीजी पावर, एचएफसीएल, नेल्को, ये है 21 अक्टूबर को, अल्ट्राटेक, यूनियन बैंक, बीईपीएल्स। इसके अलावा 22 को है एमएनएम फाइनेंशियल, अदानी ग्रीन, बजाज फाइनेंस, जीएमडीसी, पेटीएम, जीएमडीसी। इसके अलावा एयू बैंक, बिरला सॉफ्ट, आरटीएन पावर, टीवीएस, यूनाइटेड स्पिरिट्स के हैं 23 को, एसीसी, एटीजीएल, अदानी विल्मर, बीकाजी, आईटीसी, रेडको खैतान, यूबीएल, पीएनबी गिल्ट और पेट्रोनेट के हैं 24 को। बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएल, बीपीसीएल, कोल, एचपीसीएल, इंडिगो, जेएनके बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे हैं 25 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर को है आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, यस बैंक, जेके लक्ष्मी सीमेंट और जीपीआईएल। तो बैंकों पे फोकस करना है तो 25 और 26 का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिग्गज बैंकों के नतीजे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक, जेएनके बैंक, ये तमाम नतीजे हैं। तो इन नतीजों पर भी हमारा जो है लगातार जो है हमारी नज़रें जो है वो लगी हुई हैं। इसके अलावा जो है आज जो नतीजे हैं उनमें हिंदुस्तान जिंक, जिंदल 100, एमआरपीएल, ओबेरॉय रियल्टी, टाटा कंज्यूमर, जी एंटरटेनमेंट, जियो फाइनेंस के नतीजे हैं। इन शेयरों पे जैसे कुछ अगर अपडेट आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। शनिवार को जिन पर नज़रें रखनी है आपको, उसमें है एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एमसीएक्स के नतीजे आने हैं। पीसीजे ज्वेलर्स जो है ये लगातार बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में आ गया है, तो रिजल्ट पे खास ध्यान रखिएगा। लॉयड इंजीनियरिंग, टेक महिंद्रा और यूको बैंक के भी नतीजे कर ही आएंगे, तो उसका भी असर जो है वो सोमवार को देखने को मिलेगा। आस्था जी को रूबरू कराते हैं फटाफट। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या इस रिकवरी को कैसे देख रही मैम? काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली है लोअर लेवल से। एक समय बहुत लोग घबरा गए थे, लेकिन इस रिकवरी ने थोड़ा सा भरोसा बाजार पे दोबारा लौटाया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी बाजार पर? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, ये रिकवरी तो जरूर हुई है, लेकिन मुझे इस पे भरोसा तभी आएगा जब ये एक बार 24,900 के पार निकलेगी। टू बी वेरी प्रिसाइज 24,945 तक हो सकता है कि ये रिकवरी जाने की भी कोशिश करे, लेकिन उसके ऊपर टिकना जरूरी है। तो 24,950 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो फिर ये रिकवरी और भी अच्छी मानी जाएगी। अभी भी रिकवरी मोड में ही है, तेजी के मोड में ही है, तो हो सकता है कि एक बार वहां तक की भी एक चाल ये निफ्टी बनाए। लेकिन करना क्या है, देखिए वीकेंड आ रहा है तो मैं पोजीशंस ले जाने की तो यहाँ सलाह नहीं दूंगी। किसी ने लॉन्ग पोजीशंस ली हुई हैं तो ऊपर में एक बार 24,900 के आसपास
या फिर 24,880 के आसपास चाहें तो अपने प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं, अगर आज लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की है, क्योंकि वीकेंड है और कोई भी अगर खबर वीकेंड पे आती है तो फिर वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो लॉन्ग पोजीशंस में अगर है तो रहिए अभी भी लॉन्ग पोजीशन में, लेकिन ऊपरी स्तरों पे लॉन्ग पोजीशंस को काटने की सलाह रहेगी, जो कि तकरीबन 24,880 से 900 के जोन में आता है। अलर्ट रहने की बेसिकली सलाह है, क्योंकि कोई भी खबर बाजार का सेंटिमेंट जो है वो ख़राब कर सकती है। ऊपर के लेवल पे ध्यान दें, सही समय पर जो है सौदे काटते रहें, क्योंकि अगर बाजार रिवर्स किया तो फिर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये मानना आस्था जी का। बहुत बड़ी संख्या में मैम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने अपने सवाल, तो एक करके उन सवालों पर बातचीत करते हैं। संतोष जी कह रहे हैं वारी एनर्जीज आईपीओ पे अप्लाई करें कि नहीं। सर, हमारा सेगमेंट है वाह क्या आईपीओ है, थोड़ा इंतजार कीजिए, तो उस सेगमेंट में आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य आपको जो है आस्था जी से मिलेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं डिफेंस के साथ, एचएल के पर व्यू के साथ। संतोष जी का ही प्रश्न है, कह रहे सर एचएल पर व्यू दिखा दीजिए, बता दीजिए। तो एचएल को लेकर के जरा अगर हम बात करें तो मैम रिकवरी है लोअर लेवल पे। अगर हम देखें जिस तरीके से शेयरों की पिटाई हुई थी, थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी आई है। अभी 4511 के आसपास चल रहा है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में इसने जो हाई लगाया था उससे थोड़ा सा फिसला है कल की गिरावट में, और आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। एचएल को लेकर के क्या व्यू निकल करके आ रहा है मैम, और हाल फिलहाल में जो थोड़ी सी रिकवरी आई थी उस ये रिकवरी क्या शेयर को और ऊपर ले जा सकती है? खबरें बहुत ज़्यादा हैं, आ रही हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के भी थोड़ा सा सेंटिमेंट डिफेंस की तरफ पॉजिटिव हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, एचएल की अगर हम बात करें तो ये काउंटर में जो एकदम रिकवरी है उसमें एकदम जो हमें भरोसा आएगा वो लेवल पे आएगा 4680, यानी कि ऊपर में एक बार 4680, यहाँ से भी 100 या फिर 150 पॉइंट ऊपर अगर एचएल जाता है तब जाके ये रिकवरी पे भरोसा आता है, क्योंकि इतना गिरा है तो थोड़ा बहुत उठा पटक हमें देखने को मिल रही है और ऊपरी तरफ पे। तो करना क्या है, देखिए अगर रिस्क नहीं ले सकते तो अभी भी एचएल में थोड़ा तेजी ना करें, रुक जाएं। थोड़ा ऊपर में मिलेगा, लेकिन 4600 के 80 के ऊपर थोड़ी कंफर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तो उस लेवल्स के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। तो एचएल में अभी नई बाइंग ना करें, 4680 के ऊपर देखेंगे और फिर बाइंग करेंगे। लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए क्या सलाह है, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में मेंटेन रहें, एक स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 4119 के लेवल पे आ रहा है 4119। अगर 4119 के नीचे गया तो ही अब इसमें दिक्कत आएगी, नहीं तो ये जो रिकवरी हम बात भी कर रहे हैं ये इसकी तरफ ही मुड़ता हुआ नजर आएगा। लिया है तो बने रहे 4119 के स्टॉप लॉस के साथ। नई पोजीशन लेनी है तो 4680 का ब्रेक होने का इंतजार करें। पहला टारगेट क्या रखेंगे, 4680 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 4950 तक भी ये काउंटर जा सकता है। तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव रखते हुए इसमें एंट्री बनाएं, जो लेवल्स दिए गए हैं उनके ऊपर ही एंट्री करने की सलाह है। चलिए, 4119 तक वेट करें जिनके पास पोजीशन है। अगर उसके नीचे जाता है तभी निकलें, अभी वहाँ बने रहें। फ्रेश बाइंग अगर करना चाह रहे हैं तो 4680 का वेट करें। वो लेवल अगर मजबूती के साथ टूटता है तो करीब करीब 5450 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ये राय एचएल को लेकर के निकल करके आती हुई। अनीता गर्ग जी कह रही हैं सर जोमेटो के बारे में बताइए, 6 महीने का नज़रिया है और इन्होंने ले रखा है जोमेटो के शेयर 230 रुपये के भाव पर इन्होंने ख़रीदा हुआ है मैम जोमेटो। अभी अगर हम देखें अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी के बोर्ड जो है वो क्यूआईपी के ज़रिए रकम जुटाने को मंजूरी दे सकता है और अगले हफ्ते जो है इस पर मंजूरी मिल सकती है। इसी के चलते, और जब जब क्यूआईपी इशू किसी शेयर का आता है तो वो जो मौजूदा भाव होता है उससे निचले स्तरों पर आता है, और इसी के चलते हम देखते हैं कि दबाव देखने को मिलता है। आज 3% नीचे है मैम। इन्होंने सही प्राइस पे ले रखा है 230 पे, 30 रुपये के आसपास इनको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। क्या एक बार के लिए क्यूआईपी आने वाला है तो अपना प्रॉफिट जो है बुक करें, या फिर अभी आपको लगता है कि वेट करना चाहिए 261 का भाव? देखिए, मेरे हिसाब से तो वेट, अगर यहाँ पे नजरिए की ही सारी बात है, नजरिया या फिर होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो वेट ही करना चाहिए। 6 लेकिन महीने का शॉर्ट टर्म नज़रिया का है है, मैम इनका। हाँ, तो 6 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल वेट कर लीजिए। वैसे तो ये डेफिनेटली क्यूआईपी की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये नीचे में कहाँ तक आ सकता है मैं वो भी एक लेवल बताना चाहूंगी, 245 तक आ सकता है अगर ये नीचे आया तो।
तो वहां तक की अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो फिर बने रहिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि वैसे भी 6 महीने का व्यू है तो कोई दिक्कत लगती नहीं। लेकिन अगर हम इतना रिस्क नहीं ले सकते तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। बाकी मेरी सलाह तो यही रहेगी कि 6 महीने के लिए बिल्कुल इसको आप अपनी होल्डिंग को इंटैक्ट रखिए। ये वापस से आपको अच्छे लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, जो कि ऊपर में 285 से 300 तक के तो इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे बिल्कुल दिखे जा सकते हैं। ठीक। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि साहिल अख्तर साहब हैं। अख्तर साहब कह रहे हैं कि आई हैव 87 शेयर, 87 शेयर हैं इनके पास मैम HSCL के, और कह रहे हैं कि इनकी खरीद का भाव 660 रुपये का है। कह रहे हैं कि अभी इनको करीब करीब 3000 रुपये का नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। और ये आपके कह रहे हैं कि आई एम बिग फैन, तो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं ये, और ये अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं लंबे समय से मेरा प्रश्न नहीं लिया गया है, आज मेरा सवाल ले लीजिए। तो आपका सवाल सर ले लिया गया है। HFCL नहीं सर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर सवाल है, HSCL। तो ये जो है स्क्रीन पर लेकर के आइएगा। 624 625 का करंट प्राइस इस समय देखने को मिल रहा है HSCL पर, और इनकी जो खरीद का भाव है 660 है। तो अभी क्या करना चाहिए मैम हिमाद्री केमिकल के ऊपर? इनको करीब करीब जो है अगर हम देखें 35 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है। देखिए, बने रहा जा सकता है क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए हैं। जो Q2 FY25 के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी नतीजों को लेके तो अभी इस काउंटर पे कुछ रही नहीं, तो बेटर है कि एक बार होल्ड कर लें। क्या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे? मेरे सबसे स्टॉप लॉस तकरीबन 580 का रख लीजिए। काफी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। उसके नीचे जाने की संभावना काफी कम लगती है, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है, तो हो सकता है वो एक हमेशा कैवियट रहता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए और सब कुछ ठीक रहा तो ये 580 का लेवल तो नहीं तोड़ेगा। तो जी। 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड ही करिए और इसमें से निकलने की जल्दबाजी ना करिए। मुझे लगता है एक बार वापस से 685 700 के स्तर ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है आपके लिए सर। इस बीच आदर्श पांडे जी ने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि हेलो मैम एंड विपुल जी। हेलो आपको भी आदर्श जी। कह रहे हैं कि जाइडस लाइफ पे लंबी अवधि का इनका नज़रिया है और इन्होंने 1118 रुपये पे 100 शेयर लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। तो अगर हम जाइडस की बात करें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है जाइडस पे वो चल रहा है 1015 रुपये के आसपास चल रहा है मैम, और इन्होंने जो लिया हुआ है शेयर वो नुकसान में है। अभी क्या आपकी सलाह रहेगी मैम जाइडस को लेकर के, क्या करना चाहिए इनको? नज़रिया इन्होंने हमें अपना भेजा नहीं है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। कह रहे हैं 1118 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं, तो 100-125 रुपये का नुकसान हो रहा है आदर्श जी को। देखिए, बिल्कुल अब बोला है लॉन्ग टर्म व्यू, तो फिर उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी तो होल्ड करने की रहेगी। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिए सर कि ये अभी थोड़ा सा और नीचे जाएगा। कहाँ तक नीचे जा सकता है? कोशिश करेगा ये एक बार 1085 1090 तक भी नीचे में आ जाए, लेकिन वहां पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, तो उससे नीचे जाने की संभावना काफी कम लगती है। तो जी। अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ 1080 के, और बने रहे इसमें। लेकिन थोड़ी सी वीकनेस ये शॉर्ट टर्म में जरूर दिखा सकता है, तो उस बात का भी ध्यान रख लें। ऊपर में टारगेट्स इसको तेजी के लिए जो एक लेवल क्रॉस करना जरूरी है वो 1090 का है। अगर 1090 का ये स्तर माफ कीजिएगा, ऊपर जी। में बिल्कुल 1090 का ही यहाँ पे एक मैं बता रही हूँ, तो 1090 का ये ऊपर में लेवल अगर क्रॉस होता है तो तेजी आएगी। लेकिन नीचे में ये 970 तक जा सकता है। मैंने शायद 1070 बोल दिया था, तो जी। मैं माफी चाहती हूँ। नीचे में ये एक बार 970 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उससे नीचे जाने का ये चांसेस लगते नहीं है। तो 970 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। एक बार 1090 का स्तर पार किया तो फिर हमको वापस से 1100 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 1130 1150 के रहेंगे, जो इनकी कॉस्ट प्राइस के आजू बाजू भी रहेंगे। तो तब निकलने का ट्राई करेंगे, अभी बिल्कुल होल्ड करना है। अभी बिल्कुल होल्ड करें। चलिए अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते अभिषेक जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या प्रश्न है सर आपका? सर मेरा प्रश्न प्राज इंडस्ट्रीज पे है। मैंने 759 के रेट पे खरीदे हुए हैं। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर मैंने इथेनॉल के रेट जो बढ़ेंगे उसके हिसाब से लिए थे, तो जब तक वो बढ़ेंगे तब तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। चलिए आपने लिए हुए 5-760 के आसपास के, और 794 795 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। 7 रुपये
नीचे है, उसके बावजूद जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम, इथेनॉल की स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है इनका प्राज इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अब डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है और अगर उसको मंजूरी मिलती है तो निश्चित रूप से प्राज इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेनिफिशियरी रहेगा निश्चित रूप से। अभी क्या करना चाहिए इनको और क्या लेवल ऐसे होंगे जो आपको लगता है कि जहां पर इनको एग्जिट करना चाहिए? एक महीने में इस वोलेटाइल बाज़ार में भी हमने देखा 8% के आसपास का रिटर्न एक महीने में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपकी टिप्पणी क्या होगी प्राज को लेकर के? देखिए, टिप्पणी यहाँ पे पॉजिटिव ही है, बने रहे इस काउंटर पे। एक बार कोशिश कर सकता है 850 से 880 के जोन में जाने की, तो वहां पे फिर निकलने का प्रयास करें। अभी तो एक बार रुक जाएं, तो मैं तो होल्ड करने की ही सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर पोजीशन पे रख सकते हैं, जो कि तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 710 के स्तर पे। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ 880 के मीडियम टर्म टारगेट्स के लिए होल्ड करें। चलिए, इस बीच सुमित साहू जी का सवाल लेते हैं और माफ कीजिएगा, नागराज जी का सवाल लेते हैं। और नागराज जी कह रहे हैं टाटा पावर के ऊपर इनका प्रश्न है मैम। 470 के ऊपर 470 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर टाटा पावर पे देखने को मिल रहा है वो 455 का है, यानी 15 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। आज 1.25% ऊपर है इस समय टाटा पावर का शेयर। पावर क्षेत्र के ऊपर आपकी राय क्या होगी? टाटा पावर के साथ साथ अभी हम एक साथ एक दो पीएसयू कंपनियां भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि पावर पैक पे हमारी जो कवरेज है वो पूरी हो जाए। अभी क्या करना चाहिए? इनको 15 रुपये का नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल, 15 रुपए का यहाँ पे अभी नुकसान हो रहा है। और टाटा पावर की बात करें तो, लेकिन मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे। इनफैक्ट मैंने आपके चैनल पे लास्ट टाइम इसमें कॉल भी दिया था, बाय कॉल, और 440 के जोन में ही मैंने बाय कॉल दिया हुआ है। तो अभी इसमें होल्ड ही करें और स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। और स्टॉप लॉस जो लगाना है पोजीशन पे, एकदम मजबूत स्टॉप लॉस, तो देखिए जो इसमें आ रहा है वो तकरीबन मैं ये बोल सकती हूँ 410 के स्तर पे आ रहा है। तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ आप बिल्कुल होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। थोड़ा अभी नीचे हुआ है, बट मुझे लगता है वापस से रिकवरी आएगी। और 400 इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 470 से 490 के रहेंगे। तो होल्ड करना है 410 के स्टॉप लॉस के साथ 470 से 490 के टारगेट्स के लिए। 470 से 490, ये बात तो रही टाटा पावर पे मैम, लेकिन एनएचपीसी को क्या हो गया? ये तो मतलब अब 83 रुपये पे आ गया। देखते ही देखते कहाँ ये 100 के ऊपर नहीं जा रहा था और लंबे समय तक कंसोलिडेट किया 90 से 100 के बीच में। पिछले 5 दिन में 8-9% का के आसपास का करेक्शन आ गया है। काफ़ी लोगों की पोजीशन है, हमारे पास रेगुलर सवाल आते हैं इस पर, और बहुत लोगों की पोजीशन 100, 105, 108, 99 इस तरह की लेवल पे बनी हुई है। क्या ये यहाँ पे और ज़्यादा डाउन साइड दिखाई दे रहा है आपको एनएचपीसी में? कैसा लग रहा है आपको एनएचपीसी? देखिए, एनएचपीसी में बिल्कुल जो डाउन साइड है वो और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ये आज ट्रीट कर रहा है। तो अब जो नीचे का रूट खुल गया है वो कहाँ तक का खुला है? 73, 74 तक के लेवल्स, वहां तक भी ये जा सकता है, जिस तरह की आज हमने गिरावट देखी है। तो एनएचपीसी में वीकनेस लग रही है। नई खरीदारी बिल्कुल भी नहीं बनती है इस काउंटर पे, तो अभी नई खरीदारी ना करें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो लेके बैठे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनको क्या करना है? उनको होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि लगभग 72 के स्तर पे आता है। बड़ा स्टॉप लॉस मैं बता रही हूँ, बट ब्राइट चांसेस है कि इसके नीचे ये काउंटर जाएगा नहीं। तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें, लेकिन इसमें वीकनेस अभी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि चार्ट्स यहाँ पे मजबूती नहीं दिखा रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, अभी तो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, लेकिन होल्ड करने के अलावा विकल्प है नहीं। तो फिलहाल जिनकी पोजीशन फंसी हुई है वो बने रहें। उज्जवल जी से बातचीत कर लेते हैं। उज्जवल जी नमस्ते। सर नमस्ते। कैसे हैं उज्जवल जी? कहाँ से बोल रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है सर, दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका सर? सर मेरे पास जीनस पावर का 2300 शेयर है 405 के रेट पे, अभी हाल फिलहाल में ही खरीदा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उससे जीनस मैं अगर जीनस पावर, तो वो अगर प्रॉफिट होगा तो 1 साल तक तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। क्या अच्छा। उस पर व्यू बन रहा है? वैसे आप का आपने सोच के क्या लिया था, कितने दिन रुकने के लिए? नहीं, 1 साल इतना तो रुकूंगा, ये सोच कर ही लिया हूँ। अच्छा ठीक है, सोच लिया है। अच्छा, प्रॉफिट भी हो रहा है आपको, और बहुत कम लोग ऐसे आ रहे हैं आजकल सवाल पूछने के लिए जो कि थोड़े प्रॉफिट में हैं। आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं।
405 पे लिया है, 432 का भाव देखने को मिल रहा है और आज जो है करीब 3.25% ऊपर जीनस पावर का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। और पिछले अगर हम कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में करीब 6% के आसपास का मूव जो है इस शेयर ने दिखाया है। मैम, अच्छी तेज़ी रही है, पिछले 6 महीने में 47-48% का रिटर्न इस शेयर में आता हुआ दिखाई दिया है। अभी ये प्रॉफिट में है और ठीक ठाक प्रॉफिट में है। हाल फिलहाल में करीब 1 महीने पहले कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर भी मिला था, करीब 4,469 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर था और उसके बाद हमने एक अच्छी रैली भी देखी थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी जीनस पावर को लेकर के? अभी क्या होल्ड करना चाहिए इन्हें? एक साल का व्यू है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है इस कंपनी के। और देखिए ना, जिस तरह का मार्केट अभी इतना खराब हुआ है, कोई बहुत बड़ी गिरावट हमने अभी नहीं देखी है। इसमें पहले ही गिरावट आ चुकी है, लेकिन अभी कुछ खास बड़ी गिरावट नहीं है। लास्ट अगर मैं 3-4 दिन की बात करूं तो, स्पेशली लास्ट एक हफ्ते की बात करूं, बिल्कुल सर आप होल्ड कर लीजिए आपकी पोजीशन में। और इसमें मुझे अपसाइड के टारगेट्स लग रहे हैं 460 475 के। तो वहां तक जाने की पूरी कोशिश ये काउंटर करता हुआ नजर आएगा। मेरी तरफ से होल्ड करने की ही मैं रिकमेंडेशन दूंगी। स्टॉप लॉस के तौर पे अगर एक लेवल रख सकते हैं तो वो रहेगा 390 का। 390 का लेवल जो है एक स्टॉप लॉस का आपको लगाना होगा। चलिए, सुजलॉन के ऊपर भी आपकी टिप्पणी जाना चाहिए। सुजलॉन और इरिडा, टाटा पावर पे बात हो गई, एनएचपीसी पे बात हो गई, जीनस पावर पे बात हो गई, इरिडा पे जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बड़ी रिटेल पोजीशन बनी हुई है और हायर लेवल पे बनी हुई है मैम। रिजल्ट आए, रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन माहौल ऐसा था कि बात शेयर उतने उस तरीके से रिएक्ट कर नहीं पाया। 218 के आसपास अभी चल रहा है, जिनकी 270-80 के आसपास, 300 के आसपास की खरीद है। क्या सजेस्ट करेंगे उनको आप? और उसके बाद से एक सुजलॉन पे भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, इरेरा की बात करें तो थोड़ा वीकनेस इस काउंटर में हमें और भी देखने को मिल सकती है। और ये काउंटर नीचे में अब जो लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है वो 210 से लेके 208 तक के रह सकते हैं। करना क्या है, नई पोजीशंस के लिए तो नहीं अभी ये मौका लग रहा है, लेकिन जिन्होंने लिया हुआ है वो अपनी पोजीशंस में चाहे तो एक बार बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे तकरीबन जो उनको रखना होगा वो 190 का होगा। तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ नई पोजीशंस ना क्रिएट करें, लेकिन लिया हुआ है तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। एक बार 240 का स्तर पार करना बहुत जरूरी है इसको अगर तेजी दिखानी है, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 240 242। तो इसका लेवल जरूर क्लोजली वॉच करें। जब भी ये 242 के ऊपर कुछ दिनों तक क्लोज दे दे, 3-4 दिन तक, तो फिर इसमें नई पोजीशंस भी बना सकते हैं। अभी ना बनाए, 242 के ऊपर नई पोजीशन बनाए, लिया हुआ है तो बने रहे 190 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट जो इसमें हमको देखने को मिलेगा वो 242 का ही रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, लेकिन वो पार किया तो 260 के भी लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक। इस बीच हमारे एक दर्शक है राहुल दास जी। मैम, आपने सुजलॉन पे टिप्पणी अभी शायद नहीं हुई है ना? नहीं, हाँ, सुजलॉन पे अभी सुजलॉन पे भी हमारा एक आप है। टिप्पणी आपकी जानना चाहेंगे मैम। जी सुजलॉन पे भी बिल्कुल, हमने देखा कि सुजलॉन काफ़ी। की जी। जी। हाँ, सुजलॉन थोड़ा वीक ज्यादा लग रहा है। सुजलॉन की बात करें तो ये काफी चांसेस लग रहे हैं एक बार 68 तक नीचे में आ सकता है। तो सुजलॉन में वीकनेस और हमें देखने को मिल सकती है। नई पोजीशन का कैंडिडेट ये नहीं है, लेकिन लिया हुआ है वो उसको होल्ड करेंगे 60 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को सुजलॉन में कंटिन्यू किया जा सकता है। नई पोजीशन ना बनाई जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये 66 से 80 के बीच में घूमता हुआ भी नजर आ सकता है। इसलिए पहला टारगेट इसमें 80 का ही रहेगा। और स्टॉप लॉस इसमें जो मैंने बताया है 60 के स्तर पे, वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ठीक। चलिए, अगले दर्शक है राहुल दास जी, जो कि कह रहे हैं कि जेपी पावर में निवेश करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी जो है क्या करना चाहिए जेपी पावर में? जेपी पावर के अगर हम शेयर पे नज़र डालें तो इस बीच काफ़ी अच्छा परफॉर्मर रहा है ये हाल फिलहाल में। फंडामेंटल पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे अभी, लेकिन 20 रुपये के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों के अंदर तो करीब 1 महीने में 16-17% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर थोड़ी गिरावट पिटा है शेयर जो है, और इसने हाई लगाया था करीब 21-22 रुपये का, उसके बाद से नीचे आ रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी जेपी पावर के ऊपर मैम?
देखिए जेपी पावर अभी एक दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा 17 से लेके 24 के बीच में। ये 7 रुपए के अंदर इसकी रैली हमें बनती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी चार्ट्स के हिसाब से मजबूत पोजीशन में बना हुआ है, होल्ड करने की सलाह है। 17 के ही स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट इसमें 24 का रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसमें जो रखा जा सकता है वो 25.5 का रहेगा। 25.5 का। चलिए, तो ये राय जो है पावर कंपनियों पर निकल करके आती हुई। और इस बीच सुनील बिष्ट जी कह रहे हैं कि कह रहे हैं नमस्ते विपुल जी, आस्था जी, मैं मुंबई से हूँ। कह रहे हैं आपका आपका आईपीओ का नॉलेज अच्छा है। चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि मेरा सवाल ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर है। 101 प्राइस पे 100 शेयर लिए हुए हैं। तो आईपीओ पे मैम आपकी जो कवरेज रहती है उसके ये फ़ैन है, और हम सभी फ़ैन हैं जिस तरीके का एनालिसिस आप करती हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको पसंद करते हैं आईपीओ एनालिसिस के लिए। लेकिन इनका सवाल जो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, जो कि अभी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, उस पर इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, और काफ़ी सारी खबरें यहाँ पर रही हैं ओला पे लेकर के, निगेटिव खबरें ज़्यादा रही हैं, और उसके चलते दबाव में है शेयर। 86 रुपये के आसपास आ चुका है। इनकी खरीद 100 रुपये के ऊपर की है। सुनील जी की, इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप? देखिए होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इसमें, लेकिन नई पोजीशन ना बनाएं। एक बार हम नतीजों पे भी देख लेते हैं, और जिस तरह से अभी जो खबरें आ रही हैं वो भी आगे जाते हुए कैसे सुलझती हुई नजर आती है, उस पे भी हम देखना चाहेंगे। पर अभी इसके लिए होल्ड करना बेटर रहेगा। 75 के स्टॉप लॉस के साथ इनिशियल टारगेट 90 से लेके 96 का रखा जा सकता है। ठीक मैम। मैम, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि रेलवे के अंदर जो है एक अच्छा मूव रहा है। आज हालांकि आरवीएनएल का शेयर पिटता हुआ दिखाई दिया है। कई लोगों की सवाल आए हैं आरवीएनएल को लेकर के। 2.25% नीचे है, 478, 478, 479 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रेलवे में क्या अभी आप अपने क्लाइंट्स को क्या व्यू दे रही हैं? क्या अभी पोजीशन रखनी चाहिए, निकल जाना चाहिए, धीरे धीरे करके क्या एवरेजिंग करने की सलाह रहेगी? ये जितने आईआरएफसी जैसे शेयर हैं या फिर आरवीएनएल के अंदर, आपकी टिप्पणी क्या रहे इस समय, क्या सजेस्ट कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को आप? देखिए आरबीएनएल की बात करें तो इसमें ऑर्डर बुक्स तो काफी स्ट्रांग आ रही है, लेकिन कंसर्न वैल्यूएशन को लेके है। बहुत बढ़ गया है वैल्यूएशन के हिसाब से, और इसी वजह से हम एक करेक्शन भी देख रहे हैं। तो सजेस्ट तो हम अभी यही कर रहे हैं कि नई पोजीशन का दावेदार ये है नहीं, यानी कि नई एंट्री करने का। और जिन्होंने लिया हुआ है वो ही बस इसमें बने रहे हैं 425 के स्टॉप लॉस के साथ, और इनिशियल टारगेट इसमें सेट कर सकते हैं, वो 530 तक का रह सकता है। जी। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, रोहित गुप्ता जी। रोहित जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आपकी कृपा दया है। अरे सर, हमारी कृपा नहीं, ईश्वर की कृपा बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, और आप सब लोग अच्छा मुनाफा कमाएं, यही हम लोगों की चाहत है। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बलिया यूपी से बोल रहा हूँ। बलिया यूपी से बोल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी जगह है सर बलिया, और अब तो गाने भी काफ़ी पुराने इसके पॉपुलर हो चुके हैं बलिया के ऊपर। ओके। जी सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी सर, मैं मेरा अपोलो टायर्स में 506 के भाव से मेरा 16 जो एक शेयर है, इसे 500? कब तक होल्ड कर हाँ, जी, कब तक इसे होल्ड कब करें? तक हमें होल्ड कर? जी जी सर, अब वैसे तो ये सेक्टर को लेकर के जब से बजाज ऑटो के नतीजे आए हैं ना, थोड़ा सा लोगों के मन में आशंका, दुविधा थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि अगर ऑटो नहीं चलेगा तो ये ऑटो से जुड़े हुए शेयर कैसे चलेंगे। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि आपने खरीदे बहुत अच्छे लेवल पे हैं। 1 रुपये ऊपर आपकी खरीद का भाव है, 506 पे लिए हैं, 504, 505 के आसपास चल रहा है। नज़रिया वैसे आपका क्या है सर? सर, मुझे 4 महीने की 3-4 महीने के लिए? 3-4 महीने के लिए जब तक कोई क्लैरिटी अभी, और बाकी जो टीवीएस और बाकी जगहों के रिजल्ट्स थोड़े आ नहीं जाते हैं, थोड़ी सी जो है आशंका हो सकता रहे। ये फंडामेंटल रीज़न बता रहे हैं आपको, क्योंकि डिमांड्स को लेकर के अगर मन में एक बार आशंका आ गई तो फिर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं ऑटो से जुड़े, इर्द गिर्द जुड़े हुए बाकी शेयरों को के लिए भी, और ये सीधे सीधे जो है ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी अपोलो टायर्स। मैम, क्या करना चाहिए? चार्ट्स क्या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं आपको? क्या बजाज हाउसिंग के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा डरना चाहिए, या आपको लगता नहीं ठीक है, अभी 3-4 महीने का व्यू है तो अभी होल्ड करना चाहिए? देखिए 3-4 महीने का व्यू है तो होल्ड ही करना चाहिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि थोड़ा करेक्ट ये जरूर होगा। 504 चल रहा है, हो सकता है 485 तक ये डाउनसाइड दिखा दे, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर करेक्ट भी हो तो बिल्कुल इसमें घबराने जैसा नहीं है।
होल्ड ही करने की मैं सलाह दूंगी 475 के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर इसमें सब कुछ अच्छा रहा तो ऊपर में ये जो टारगेट हमें दिखाता हुआ नजर आएगा वो 550 का रहेगा। तो 475 के स्टॉप लॉस के साथ 550 के टारगेट के लिए थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हुए इसमें बने रहें। जी, बने रहने की सलाह है। 475 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे गया तो ज़्यादा फिसलेगा, ऊपर की तरफ 550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैम, बाज़ार को लेकर के आपकी एक टिप्पणी आई, लेकिन एफआईज को क्या हो गया? एफआईज इतना बेच क्यों रहे हैं? ऐसा क्या बिगड़ गया बाज़ार के अंदर? क्योंकि आप लोग भी अपने ऑफिस के अंदर ये डिस्कशन करते होंगे। ज़रा नंबर्स दिखा दीजिए एफआईज के। हमने देखा कि जो है 17 अक्टूबर को बेचा इन्होंने 7,421 करोड़ रुपए का माल, और इस दौरान एफआईज डीआईज जो हमारे घरेलू निवेशक हैं उन्होंने 4,980 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली। तो ये बात तो रही कल की, लेकिन अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 74,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, और ये जो है एक महीने के अंदर सबसे बड़ी बिकवाली जो है वो निकल करके आती हुई अब दिखाई दे रही है। 74,733 करोड़ रुपए। अब यहाँ से अगर एफआईज की बाइंग नहीं हो आती है तो ये अक्टूबर का महीना तो बहुत ज़्यादा पेन दे करके जाएगा, और ये एक नया स्तर होगा जिस पर कि निगाहें रखनी होगी। इसके अलावा इसके विपरीत हमने देखा कि हमारे घरेलू निवेशकों ने जो है उन्होंने 68,951 करोड़ की जो है वो खरीदारी की है। तो इन्होंने कोशिश की संभालने की, लेकिन फिर भी बाज़ार के अंदर दबाव तो देखने को मिला है। ये और इस अगर पूरे साल की बात करें तो 21,000 माफ़ कीजिएगा, करीब करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं। मैम, आपकी टिप्पणी क्या होगी? एफआईज इतने नाराज़ क्यों हैं, और क्या एफआईज की वापसी होती हुई दिखाई देगी? देखिए, दो कारण है, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो में मुझे लगता है कि जिस तरह से चाइना की तरफ से डेटा निकल के आ रहे हैं, थोड़ा फंड फ्लो उस इकोनॉमी की तरफ भी हो रहे हैं, तो वो एक मेजर कारण है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा फंड्स का आउटफ्लो देख रहे हैं। तो और माइक्रो अगर मैं बात करूँ तो जो इंडिया इंक के नतीजे आ रहे हैं वो पहले से ही हमें आइडिया था कि नतीजों में इस बार बहुत बड़ा उत्साह नहीं देखने को मिलेगा, और वो भी एक कारण बन रहा है। जैसे हम अभी तक जितने भी रिजल्ट्स देख रहे हैं तो जितना हम मान रहे थे उससे भी थोड़ा बहुत माइनर से मिस ही आ रहा है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं या रेवेन्यू की बात करूं। तो मेजर नतीजे भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे। फंड्स आउटफ्लो के और चाइना की इकोनॉमी में जिस तरह से काफी सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं उस तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये जो मैटर लगता है ये ज्यादा टाइम का नहीं लगता, हार्डली 2 से 3 महीना मान के चलिए कि ये इतनी बड़ी तो गिरावट नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 महीना थोड़ा नरम ही रहेंगे इंडियन मार्केट्स। इसके पीछे की वजह यह है कि नवंबर में यूएसए में इलेक्शंस हैं। वहां जो भी सरकार आती है मुझे लगता है 1-2 महीने बाद जब वो सेट होने लगेंगे तो जिस तरह के वो मेजर्स लेके आएंगे उससे हो सकता है कि फिर चाइना की तरफ इतना बड़ा इंटरेस्ट एफआईआईज का ना रहे। तो जनवरी ऑनवर्ड्स वापस से हमारी तरफ फंड्स का फ्लो होने लगेगा, और इमर्जिंग मार्केट आज की डेट में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं एफआईआईज को। और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया हमेशा से ज्यादातर टॉप कैटेगरी में रहा है। तो लॉन्ग टर्म इंडिया का अच्छा है, इंडियन स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता है वो ही हम देख रहे हैं। तो ज्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, और थोड़ी गिरावट आएगी, थोड़ा मार्केट्स भी करेक्ट होंगे और अपने सही लेवल पे आएंगे। और तब तक मुझे लगता है कि मैक्रो की तस्वीर भी यूएसए के इलेक्शंस के साथ काफी साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो भी सरकार बनती है अगेन चाइना के तरफ जिस तरह का यूएसए का रुख है वो मुझे लगता है कि बस फिर वो 2-3 महीने की ही बात है। उसके बाद वापस से हमें इंडियन मार्केट्स में एक इन्फ्लो नजर आएगा एफआईआई से। ठीक मैम, 2-3 महीने थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2-3 महीने लोगों ने और इंतज़ार ऑलरेडी कर लिया है, ख़ास तौर से पीएसयू के अंदर। मेटल पे चूँकि चाइना का जिक्र, क्योंकि चाइना के भारत से पैसा निकल करके चीन जा रहा है, और चीन की से जो खबरें आ रही हैं उसके चलते मेटल में जो है चमक देखने को मिल रही है। नाल्को पे हमारे दर्शक का प्रश्न है नागराज जी का, और कह रहे हैं कि टारगेट यहाँ पर क्या हो सकता है। 225 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं मैम नाल्को के शेयर। नाल्को में हाल फिलहाल में हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। आज भी करीब 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम की कीमतें बढ़ने का जो है असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नाल्को कैसा लग रहा है आपको? क्या करंट लेवल पे यहाँ पे बाइंग की जा सकती है क्या? पिछले एक महीने के अंदर इस बाज़ार के अंदर 25% का रिटर्न आना आसान बात नहीं है, जिस तरह की इतने वोलेटाइल बाज़ार में।
बिल्कुल, यहाँ पे नाल्को में बाइंग भी की जा सकती है और होल्ड है भी किया जा सकता है। लेकिन टारगेट 242 तक के मैं यहाँ से ₹10 ऊपर के टारगेट्स यहाँ पे आराम से देख रही हूँ, यानी कि 5% का रिटर्न अभी यहाँ से तो शॉर्ट टर्म में हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो नई बाइंग कहाँ करनी है? नई बाइंग को करने के लिए जो जोन बढ़िया लगता है वो 228 का जोन है। 228 के जोन में नई बाइंग भी कर सकते हैं इस काउंटर पे 214 के स्टॉप लॉस के साथ 242 से 245 के टारगेट्स के लिए। मैम इसी के साथ साथ बहुत लोगों के सवाल वेदांता को लेकर के हैं, टाटा स्टील को लेकर के हैं और सेल को लेकर के हैं। तो अगर मेटल पैक पे अगर एक पैक हम बनाना चाहें तो क्या आपका राय होगी? वेदांता अभी चल रहा है, राहुल जी का सवाल है, 500 पे के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने वेदांता। टाटा स्टील 165 के भाव पर लिए हुए हैं। इन दोनों पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या इस तरह की वोलेटाइल बाजार में चीन से जो संकेत मिल रहे हैं, क्या हम मेटल पैक में पोजीशन बना सकते हैं? क्या नाल्को जैसे ही चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, या आपको लगता है कि नाल्को और हिंडाल्को को अलग कर दें और बाकी जो स्टील है उसको अलग करके देखना चाहिए? वेदांता हालांकि हर जगह मौजूद है। देखिए, वेदांता और टाटा स्टील के चार्ट इतने प्रॉमिसिंग नहीं है जितना कि नाल्को का चार्ट है। मतलब अगर मैं चारों को ले लूं, टाटा स्टील, वेदांता, नाल्को और हिंडाल्को, तो बेस्ट चार्ट तो इसमें नाल्को का है, फॉलोड बाय हिंडाल्को। तो हिंडाल्को और नाल्को दोनों अच्छे लगते हैं, बाकी टाटा स्टील और वेदांता अभी इतने अच्छे नहीं लग रहे। हिंडाल्को की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आगे हमको और जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 810 तक के लेवल्स हिंडाल्को भी आगे जाते हुए दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अगर किसी को बेट लेनी है तो नाल्को और हिंडाल्को में ले सकते हैं। हिंडाल्को में 820 का टारगेट रखा जा सकता है और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो तकरीबन 705 का रहेगा। तो 705 के स्टॉप लॉस के साथ 820 के टारगेट के लिए हिंडाल्को में खरीदारी की जा सकती है। नाल्को के लेवल्स मैंने पहले ही दे दिए हैं। ये दोनों काउंटर्स में बिल्कुल नई बाइंग भी की जा सकती है। रही बात अब टाटा स्टील और वेदांता की, तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील अभी वीक लग रहा है, नई बाइंग का कैंडिडेट नहीं है। होल्ड करने की सलाह है जिनके पास लिया हुआ है 140 के स्टॉप लॉस के साथ। और वहीं अगर मैं वेदांता की भी बात करूं तो वेदांता भी नई बैंक का कैंडिडेट नहीं है। होल्ड करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्टली 400 449 का रखना पड़ेगा। तो 449 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को होल्ड करें, लेकिन नई बाइंग ना करें। नई बाइंग ना करें। वश्वर पार्था जी, राहुल दास जी, आप लोग, और जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं टाटा स्टील, वेदांता के ऊपर, उनका विशेष रूप से आप लोगों को करना रखना है ख्याल। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ अब फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे अगले दर्शक अविनाश जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर, और आस्था मैम को भी नमस्कार। जी, आस्था जी ने आपके नमस्कार को स्वीकार कर लिया है। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर, आप ही के चैनल पर अरुण केजरीवाल सर ने पीसी ज्वेलर्स को 200 का टारगेट दिया था जी, और मेरा एवरेज प्राइस 169 रुपए है और 1194 शेयर है। और ये इरेडा मेरे पास 2000 शेयर है 280 के भाव से। कौन सा? लास्ट टाइम इरेडा 2000 शेयर है। अच्छा, इरेडा पे सर अभी थोड़ी देर पहले असल में हमने बात कर ली है, तो पीसी ज्वेलर्स पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। 169 पे आपने लिया हुआ है, अभी चल रहा है 180, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? ये जनवरी तक सर। जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आजकल में नतीजे भी आ रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के, और जो है वहाँ पे नतीजे काफ़ी हद तक तय करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ लक्ष्य निकल करके आ सकते हैं। अभी की बात करें तो 4.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपको 10-11 रुपये मिल रहे हैं। मैम, क्या रिजल्ट्स एक बार देखें या फिर क्या करना चाहिए? और अच्छी रैली रही है इस तरह के बाज़ार में, इस शेयर के अंदर पिछले एक महीने में 22-23% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 3-4 दिन में भी अच्छा चला है, करीब 14-14.5% की रैली रही है। अब इनको भी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। क्या करें, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या फिर वेट करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि रिजल्ट से पहले थोड़ा सा उठापटक भी होती है। तो जैसे अगर सपोज शॉर्ट शेयर्स हैं तो 1/4 यानी कि 25 शेयर्स में मुनाफा वसूल करें। ये स्ट्रैटेजी रखें। 1/4 ऑफ द पोजीशन में मुनाफा वसूल करें। 3/4 को रखा जा सकता है क्योंकि चार्ट्स तो अच्छी पोजीशन में यहाँ पे बने हुए ही हैं, स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 150 के स्तर पे आता है। अगर सब कुछ अच्छा रहा, मतलब रिजल्ट अगर इसमें अच्छे आ गए, तो फिर ये जो नेक्स्ट टारगेट हमको दिखाता हुआ नजर आएगा वो तकरीबन 200-210 तक के भी रह सकते हैं।
200 210 के भी यहाँ पर लेवल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी प्रश्न पूछ रहे हैं एनएचपीसी के ऊपर, इरडा के ऊपर। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार कार्यक्रम ख़त्म हो जाए तो आप लोग फिर से थोड़ा सा पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको इन तमाम शेयरों पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की हुई है, आपको उत्तर जो है वो मिल जाएंगे। इस बीच बहुत सारे दर्शकों ने मैम हमको लगातार पैसे भेज रहे हैं लोग। एमजी व्लॉग जी का सवाल ले लेते हैं। उषा मार्टिन के ऊपर इनका प्रश्न है, कह रहे हैं कि फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं 3 से 5 साल के लिए। क्या 3 से 5 साल के लिए उषा मार्टिन में निवेश करना सही रहेगा? अभी अगर हम जरा उषा मार्टिन के शेयर पर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो उषा मार्टिन के शेयर पे अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 428 के आसपास का। 2.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मैम, एक महीने में ये शेयर भी काफ़ी शानदार चला है। ये देखिए ज़रा, एक महीने में 23-24% रैली आ चुकी है। क्या फ्रेश एंट्री के लिए जगह है या चूंकि रैली आ चुकी है अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए, एक महीने में स्पेशली जो 14 अक्टूबर का दिन था, उस दिन अकेले 11% का रैली इसने दिखा दिया था। तो एक दिन में जब इतने बड़े बड़े मूव आते हैं तो डेफिनेटली तेजी का एक कैंडिडेट बन जाता है ये। मेरे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ, जैसे 428 चल रहा है तो 410 के आसपास तब पोजीशन बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो 410 के आसपास पोजीशन बनाने की सलाह है। फिर जो टारगेट इसमें रखे जाएंगे वो तकरीबन हम 450 तक के, 460 के रख सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस कौन से स्तर पे रहेगा? स्टॉप लॉस के लिए जो लेवल पसंद आता है वो 375 का रहेगा। 410 पे खरीदे, 375 का स्टॉप लॉस लगाएं और 450 460 के टारगेट्स 450 460 के टारगेट। चलिए ठीक है। एक और दर्शक हमारे साथ जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है वो है रक्तिम रॉय। इन्होंने भी 100 रुपये महीना इनको भेजे हैं। कह रहे हैं नमस्ते सर। नमस्ते मैम। MCX, BSC और एंजल वन, इनमें से कह रहे हैं कि किसमें फ्रेश बाई करना सही रहेगा, क्या प्राइस होना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए? दो तो इन्होंने एक्सचेंज चुन लिए हैं कि बाज़ार अगर आगे चलेगा, बाज़ार बढ़ेगा, गिरेगा, वॉल्यूम बढ़ेंगे तो जो है निश्चित रूप से इनमें जो है तेज़ी रहेगी। और तीसरा एंजल वन पे जो है हमने बीच में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, उसमें भी ये फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या रहेगी मैम कि एक एक शेयर चुनने के बजाय वो लोग जो शेयरों को ख़रीद बेचने के लिए ज़िम्मेदार हों, जैसे एंजल वन जैसे शेयर या फिर BSC, MCX जो कि कमोडिटी मार्केट में इन्वॉल्व हुआ है और आप कमोडिटी पे भी काफ़ी अच्छी नज़र रखती हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी MCX को लेकर के या फिर BSC को लेकर या एंजल वन को लेकर? देखिए, इन तीनों में से जो काउंटर अभी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में लग रहा है वो तो अभी एंजल वन है। उसके पीछे का एक कारण भी है कि रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, तो एंजल वन अच्छा लग रहा है। MCX भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं चार्ट्स की बात करूं तो ये दो काउंटर तो काफी अच्छे लगते हैं। तीसरी बात रही अब BSC लिमिटेड की, तो BSC लिमिटेड की बात करें तो ये काउंटर था तो काफी अच्छा, लेकिन बहुत वैल्यूएशन बढ़ गए थे इसलिए थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो अभी अपनी नजर MCX और एंजल वन पे बना लें, पहला तो ये रहेगा। दूसरा, अगर MCX पे नजर भी बनाई है तो क्या टारगेट्स के साथ इसमें पोजीशंस को होल्ड करना है? MCX में टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम ये बोल सकते हैं 6800 से 6900 के रह सकते हैं। जबकि एंजल वन में तो मैं खरीदारी करने की भी सलाह दूंगी। थोड़ी सी गिरावट आए तो खरीदारी का भी मौका मिल सकता है 3100 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसके अंदर तकरीबन, आप कह सकते हैं 2700 का। 3100 पे खरीदे, 2700 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट इसमें जो हमको देखने को मिल सकता है वो आराम से 3500 तक के रह सकते हैं।